नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए समान अध्ययन पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था का 5वां पार्ट देखेंगे। इसके पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे जो है दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 4 विकल्प दिया गया है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ आपका डी विकल्प से हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है, सही है। पंचायती राज प्रणाली जो है स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जो है वह जिला स्तर पर। तो 3 श्रेणियाँ होती है। पहला सही है आपका। इसका लक्ष्य क्या है? तो गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी है। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। तो ए बी सी जो है तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, इनमें से वो सभी सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो अभी बताया गया आपका पहला जो है ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद जो है आपका आता है ब्लॉक स्तर, फिर जो है जिला स्तर। तो आपका यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। और अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें एवं उसे लागू कर सकें। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा, स्थानीय जनता की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न जो है वह साकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए ए ऑप्शन से होगा, स्थानीय जनता की। दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पे जाके मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है और वीडियो कैसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस तरह जो है हो जाएगा आपका। उसके बाद मोबाइल नंबर के थ्रू आपको वहाँ साइन अप करना है। तो आपको साइन अप करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ओटीपी जाएगा उस मोबाइल पे। आप ओटीपी जैसे ही फिल करेंगे तो आपसे इस तरह खुलकर आ जाएगा। आप मैनेज गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस पर आपको जो है टिक करना है। उसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप खुल करके जो है आपके सामने इस तरह आ जाएगा इंटरफेस। और आप जो है उस पर क्लिक करेंगे वीडियो पे तो आपसे मांगा जाएगा इंटर इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान, यानी कि आपका फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा। तो आपको कोड क्या यूज करना है, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। जैसे ही आप ये कोड वहाँ फिल करेंगे उसके बाद नीचे अनलॉक का बटन जो है वह ग्रीन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वह वीडियो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कोड यूज जरूर कीजिएगा वीडियो को अनलॉक करने के लिए। एग्जाम लर्नर को जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो बैच लॉन्च है वो आपके सामने है। और आपको बता दें कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप
सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अब आपका, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है और यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी यानी कि भागीदारी और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व ये जो है ये करता है। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, ए सभी। और अगला प्रश्न है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही होगा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में। पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा ये संविधान के अनुच्छेद 40, किस अनुच्छेद ने दिया है? तो 40 अनुच्छेद ने दी है। आगे चलकर यह 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के जो है व्यवस्थित प्रयास भी किए गए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा कि पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इसका उद्देश्य था कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, और बलवंत राय मेहता ने पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की है। प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश पंचायतों में किसके द्वारा किया गया है? तो बलवंत राय मेहता ने। और अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में गठन किया गया था, अशोक मेहता समिति, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की जो है सिफारिश की थी। तो यदि द्विस्तरीय पूछा जाए तो अशोक मेहता और त्रिस्तरीय जो है बलवंत राय मेहता। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही है। और अगला प्रश्न है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस प्रदेश में प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो पहला राज्य जो है राजस्थान है, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था, और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी या फिर समिति। अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। और उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश भी की थी। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, उसके बाद स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा, ये सभी आते हैं। जबकि सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव एक कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में आता है? तो यह कार्यपालिका के क्षेत्र में आएगा। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो यहाँ आपका बी विकल्प से हो जाएगा, राज्य सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 जो है सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली यह राज्य सूची का विषय है और यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का जो है विषय है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस राज्य या फिर किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? पहला है बिहार, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा, 1, 2, 3 व 4 सभी। बिहार हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण को वैध किया है। और इसके अतिरिक्त जो है आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम,
तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में भी जो है महिलाओं के लिए 50% स्थान वह पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। तो यहाँ आपका चारों ही जो है सही है, तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो ये पहले भी जो है बताया जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर वह प्राप्त हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है यह। और अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है आपका न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्वीक्षण ये पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। किसकी शक्ति है? तो ये आपका यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, या तो लोकसभा में या फिर जो है राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक के संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 याद रखिएगा। और अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन यानी कि अमेंडमेंट एक्ट विधेयक कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1) और 19(2), अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87 और 174, 176, 341, 342 और 343 इसमें जो है संशोधन किए गए थे। सबसे पहले 1951 सन याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। ये 1976 में हुआ था। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। और 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 का जो केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, और जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से जो है रोका भी गया था। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन से होगा। पूछा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इन्हें हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। तो यदि पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है, तब जो है भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यदि यहीं पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तब जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है, तब आपका बी ऑप्शन सही होता है। लेकिन यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? यानी कि संस्करण पूछा गया आपका। वीवीपैट यानी कि आपका होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, EM3। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना किया गया, जो कि अनुच्छेद 324 में वर्णन है। निर्वाचन आयोग पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद में है, तो 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे वीवीपैट कहते हैं, इसका प्रयोग जो है हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी कि वीवीपैट का
AM3 संस्करण ये निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है कि यूपीएससी का अध्यक्ष, दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इसे हम CEC भी कहते हैं। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग भी कहा जाता है। तो यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीनों को जो है वरीयता क्रम में एक समान जो है रैंक दिया गया है। जबकि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो इनको न्यायिक क्षेत्र में, अपने न्यायिक क्षेत्र में इनको 14वां स्थान प्राप्त है और न्यायिक क्षेत्र से बाहर देखा जाए तो इनको 17वां जो है क्रम दिया गया है। तो यहाँ जो है आपका देखा जाए तो ABC तीनों जो है सही हो जाएगा। ABC वरीयता क्रम में जो है सबसे ऊपर होंगे और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनका जो है क्रम अलग होगा। तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ समितियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं यूपीपीएससी के द्वारा। तो पहला जो दिया गया PK थुंगन समिति, तो इनका गठन हुआ था 1988 में। PK थुंगन समिति का गठन 1988 में। अशोक मेहता समिति बताया गया 1977 में। बलवंत राय मेहता यानी कि BR मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। और LM सिंधवी समिति का गठन जो हुआ था ये आपका 1986 में हुआ था। तो कूट के माध्यम से इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो PK थुंगन समिति हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा यहाँ पे आपका, ए का चौथा हो जाएगा, उसके बाद बी का हो जाएगा तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 243I के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत किया गया है और यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए गठित किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो भाग 16 ये आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, डी विकल्प से हो जाएगा। और यहाँ जो दिया गया प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण ये भाग 14 का से संबंधित है। और अखिल भारतीय सेवाएं ये आपका भाग 14 में है दिया गया है। वित्त आयोग जो है ये आपका भाग 12 में दिया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप यदि पूछा है प्रशासनिक अधिकरण किस भाग में है तो भाग 14 के में, अखिल भारतीय सेवाएं ये भाग 14 में है और वित्त आयोग जो है भाग 12 में दिया गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं पहला जो दिया गया 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का वितरण। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा, 7वीं अनुसूची में है आपका विधायी शक्तियों का वितरण, तो ए का हो जाएगा तीसरा यहाँ। उसके बाद जो है बी दिया गया 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो बी का जो है पहला जो दिया गया है भाषाओं से। उसके बाद जो है सी है 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, तो सी का हो जाएगा यहाँ चौथा। उसके बाद डी है 10वीं अनुसूची, तो ये आप सबको पता होगा दल परिवर्तन से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा यहाँ दूसरा। तो 3, 1, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये था आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का 5वां पार्ट। इसके पहले जो है 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF इसका हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।